गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हम लोग चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का अध्ययन करेंगे, अर्थात सजीवों का संसार। सजीवों का संसार समझने के पहले हम लोग बायोलॉजी क्या है अर्थात जीव विज्ञान क्या है इसको समझ लेते हैं। जीव विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस जिसका अर्थ होता है लाइफ, लोगास जिसका अर्थ होता है स्टडी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ कॉल्ड बायोलॉजी, अर्थात लाइफ का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं, अर्थात जीवन का विज्ञान ही जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेवरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सन 1802 में किया था, परंतु आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ नॉन लिविंग एवं सजीवों लिविंग बींग्स के बीच अंतर स्पष्ट कर सकता था। सजीव या लिविंग बींग्स क्या है? जीवन को परिभाषित करना कठिन है, परंतु जीवों में कुछ सुस्पष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें निर्जीवों से पृथक करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सजीवों के लक्षण के बारे में। प्रथम लक्षण जिसकी हम बात करते हैं वो है वृद्धि अथवा ग्रोथ। सभी जीव वृद्धि करते हैं। यह वृद्धि जीवों के भार में होती है और वृद्धि उनकी संख्या में होती है। जैसे जब वह प्रजनन करते हैं तो अपनी संख्या भी बढ़ाते हैं। पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, परंतु प्राणियों में, जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। दूसरा जो सजीवों का लक्षण है वो एक प्रमुख लक्षण है जनन या रिप्रोडक्शन। जनन या रिप्रोडक्शन सजीवों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। जनन का अर्थ है अपने समान संतान उत्पन्न करना। बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत सारे जीव जंतुओं को देखा होगा। आपने कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे, गाय, भैंस इत्यादि के बच्चे और मनुष्यों के बच्चों को भी देखा होगा। आप देखते हैं वो अपने माता पिता के समान ही होते हैं। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जनन का अर्थ होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। बहुकोशीय जीवों में जनन लैंगिक प्रजनन द्वारा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नर और मादा के सहयोग से होता है। कुछ जीवों में जनन अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन जैसे कवकों में अलैंगिक बीजाणुओं या एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होता है। तंतुमय शैवालों में यह विखंडन के द्वारा होता है। तंतुमय शैवाल लंबे रेशे की तरह होते हैं। वो बीज से टूट कर एक नए शैवाल के रूप में जन्म ले लेते हैं। हाइड्रा तथा ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन एक ऐसी विधि है जिसमें जनन मातृ जीव के समान ही एक बड या कलिका उसके शरीर से निकल जाती है और फिर वह स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लगती है। जैसे मान लीजिए कोई ये जीव है तो उसमें से एक छोटी सी इस तरह से कली निकल जाती है, बाद में वो यहाँ से अलग हो जाती है और एक स्वतंत्र जीवन जीने लगती है। तीसरा लक्षण हम सजीवों का जानते हैं उपापचय या मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत अनेक प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं।
ये रिएक्शंस दो प्रकार की होती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शन। दोनों का सम्मिलित रूप ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाता है। सजीवों में कैटाबॉलिक रिएक्शंस एवं एनाबॉलिक रिएक्शंस दोनों होती रहती हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती हैं, विध्वंसकारी क्रियाएं होती हैं, और एनाबॉलिक रिएक्शंस कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती हैं। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस के अंतर्गत अर्थात कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंतर्गत छोटे छोटे पदार्थ मिलकर कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंतर्गत कोई बड़ा पदार्थ छोटे छोटे भागों में टूटते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंतर्गत छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बड़े पदार्थ बनाते हैं। रेस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शंस है। उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। सजीवों का अगला लक्षण हम लोग जानते हैं संवेदनशीलता या अनुकूलनशीलता, सेंसिटिविटी एंड एडाप्टेबिलिटी। सेंसिटिविटी बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करना कहलाता है। सजीव अपने आसपास के भौतिक और रासायनिक वातावरण के प्रति उचित और अनुचित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उसे संवेदनशीलता कहते हैं। बच्चों, अनुकूलनशीलता या एडाप्टेबिलिटी के अंतर्गत जो भी जीव जिस किसी वातावरण में रहता उस वातावरण के अनुकूल रहता। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि मछलियों का शरीर धारा रेखित क्यों होता है, अर्थात नौकाकार क्यों होता है, क्योंकि वो पानी में आसानी से पानी को काटते हुए चल सके। उसी प्रकार आपने ऊँट के बारे में पढ़ा होगा। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊँट आसानी से रेगिस्तान जहाँ बालू होती है उस पर आसानी से अपने बड़े बड़े पंजों के कारण चल सकता है। ऊँट अपने अंदर पानी भी बहुत मात्रा में जमा कर सकता है। तो जो जीव जहाँ वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के प्रति अनुकूल होते से ही अनुकूलनशीलता कहते हैं। पांचवा जो लक्षण है सजीवों का वो होता है जीवन चक्र। सभी जीव एक निश्चित जीवन चक्र का पालन करते हैं। उनका जन्म होता है, विकसित होते हैं। विकसित होने के दौरान वो शिशु अवस्था से किशोरावस्था और किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होते हैं, फिर प्रजनन करते हैं और अंत में वृद्धावस्था को प्राप्त होते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो सभी जीवधारी एक निश्चित जीवन चक्र का पालन करते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं एक कोशिका संरचना के बारे में। कोशिका संरचना बच्चों आप जानते हैं सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका के दो मुख्य भाग हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस। दूसरा मुख्य भाग है आपका कोशा द्रव्य या साइटोप्लाज्म। केंद्रक और कोशा द्रव्य दोनों मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं, एक कोश की अर्थात एक कोशिका वाले जीव, बहुकोश की अर्थात एक से अधिक कोशिका वाले। अब हम लोग सजीवों का अगला लक्षण जानते हैं गति या मूवमेंट। सभी जीवधारियों का एक बहुत प्रमुख लक्षण है, वो गति करते हैं। गति कई प्रकार की हो सकती है, जैसे साइक्लोसिस, लोकोमोशन, फोटोपीरियोडिज्म, जियोट्रॉपिज्म इत्यादि। साइक्लोसिस के अंतर्गत जीव द्रव्य जो है परिभ्रमण करता है, इस तरह से गोल गोल जीवधारी के शरीर के अंतर्गत गति करता है, इसे साइक्लोसिस कहते हैं। लोकोमोशन के अंतर्गत जीवधारी अपने चलन अंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। फोटोपीरियोडिज्म के अंतर्गत आप जानते हैं बच्चों, तना हमेशा सूर्य के प्रकाश की ओर गति करता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, इस गति को फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। उसी प्रकार जड़ें हमेशा मिट्टी के नीचे की ओर अर्थात पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ती हैं, इस गति को जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो सजीवों का लक्षण है वो बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण है, वो है श्वसन या रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मुख्यतः इसके दो चरण होते हैं। प्रथम चरण ब्रीथिंग, आमतौर पर सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन लेना
या CO2 छोड़ना श्वसन है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक ब्रीथिंग है या श्वासोच्छ्वास है, जिससे श्वसन की आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अर्थात द्वितीय चरण ही रेस्पायरेशन सच मायने में है। इसके अंतर्गत कार्बनिक भोज्य पदार्थ का जैव ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण अर्थात किसी भी पदार्थ की ऑक्सीजन के साथ क्रिया ही ऑक्सीकरण कहलाती है। तो जैव ऑक्सीकरण अर्थात भोजन का ऑक्सीकरण किसी भी जीवित शरीर के अंतर्गत ही होना ही कार्बनिक भोज्य पदार्थ का जैव ऑक्सीकरण कहलाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप शरीर में ऊर्जा मिलती है, जिसके द्वारा जीवधारी विभिन्न जैविक क्रियाकलापों को कर पाने में सक्षम होता है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो है पोषण या न्यूट्रिशन। जीव द्रव्य के निर्माण के लिए और जीवधारियों की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन का निर्माण होना ही पोषण कहलाता है। प्रश्न यह उठता है कि भोजन निर्माण कैसे होता है। भोजन निर्माण करने की क्षमता सिर्फ हरे पेड़ पौधों में होती है। हरे पेड़ पौधों में जो कि क्लोरोफिल उपस्थित होता है। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल लेकर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए हरे पेड़ पौधों को हम ऑटोट्रॉफिक AUTOTROPHIC ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जबकि जंतु वर्ग मनुष्य भी इसमें सम्मिलित है। भोजन के लिए प्रत्यक्ष डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। इसलिए मनुष्य को या अन्य जीव जंतुओं को परपोषी या हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। तो इस प्रकार से यह पोषण किया है। और अंत में हम लोग जानते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन भी एक बहुत ही आवश्यक सजीवों की क्रिया है, क्योंकि उत्सर्जन अगर हमारे शरीर में ना हो तो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के अंतर्गत रह जाएंगे और जो हमें अस्वस्थ कर सकते हैं। अर्थात सभी जीवधारियों में विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक नाइट्रोजनस से युक्त हानिकारक पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ हम शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, आज हम लोगों ने सजीव संसार या सजीव जगत के अंतर्गत बायोलॉजी शब्द को जाना और विभिन्न सजीवों के लक्षण को जाना। आज के अध्याय में बस यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और अगर आपको आज की सामग्री पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।